मतलब उनको आप क्या सजेशन देते हो? एटलीस्ट 3 साल की इन्वेस्टमेंट करो, 2 साल की इन्वेस्टमेंट करो, 1 साल की? मोर देन 5 ईयर तो हॉरिजन है। हाँ वो मोर देन 5 ईयर है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इतना होल्ड नहीं कर पाओगे, हाँ। तो फिर ये बेटर है कि आप जो है इस पैसे को फिक्स्ड प्रोडक्ट के अंदर डाल दीजिए। सेंसेक्स जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे निफ्टी 50 है टॉप 50 कंपनीज का बंच, ठीक है। वैसे ही सेंसेक्स जो है इंडिया की टॉप 30 लिस्टेड कंपनीज का बंच। ओके ये फर्स्ट लॉन्च हुआ 86 में, जनवरी 86 में। ओके। तो जब ये लॉन्च हुआ तो इसकी वैल्यू थी 100 रुपीज़। आज अगर हम बात करें तो आज जो सेंसेक्स है वो समवेयर अराउंड 88,000। इफ यू आर इन्वेस्टेड इन इकोनॉमी तो इट मीन्स यू आर दिस। अपने ही प्रोडक्ट की ऐड करते हैं और एंड में लिख देते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड योर डॉक्यूमेंट केयरफुली। बेसिकली यहाँ से क्या बताने की कोशिश की जा रही है इस डिस्क्लेमर के थ्रू कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जब आप कोई चीज ले रहे हैं तो मोटे तौर पर उसकी वैल्यू देख लेते कि आपके पास कहीं से भगवान करे 10 करोड़ रुपए आ गए, उस 10 करोड़ रुपए को आप कहाँ डालना ज़्यादा पसंद करोगे? प्रॉपर्टी में या स्टॉक में? प्रॉपर्टी में तो बिल्कुल डालना नहीं चाहूंगा सर मैं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल एक रुपया भी नहीं। स्टॉक मार्केट का फ्यूचर क्या देखते हो आप? जो कि आगे आने वाले टाइम में एआई और बहुत सारी टेक्निक्स आने वाली हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें चेंज होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले सालों में और ए लॉन्गर पीरियड, जितने पिछले सालों में ग्रोथ हुई उससे कम डबल जो है ग्रोथ जो है डेफिनेटली होनी चाहिए। क्या क्रिप्टो का भविष्य होगा और क्या क्रिप्टो सेफ है? मैंने जो है आपको एक प्लेन A4 साइज का पेपर दिया और मैंने कहा सर ये पेपर जो है 10,000 का है और आपकी बेचने की स्किल्स अच्छी थी तो आपने उस पेपर को जो है 1 लाख का बेच दिया। किसी ने उस पेपर को जो है 2 लाख का बेच दिया और किसी ने उस पेपर को आगे 5 लाख का बेच दिया अपनी अपनी स्किल्स के हिसाब से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो पेपर 5 लाख का हो गया? नमस्कार दोस्तों, मैं कबीर शर्मा स्पॉटलाइट में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, बचपन से हमारे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने में जो सबसे ज़्यादा मदद करते हैं वो होते हैं सब लोगों के पिताजी। ऐसे ही मेरे पापा ने मुझे बोला बचपन से लेकर आज तक कि सेविंग स्टार्ट करो। सेविंग करते 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 पहले हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, फिर हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू करी। मम्मी ने बोला नहीं, गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी इन्वेस्ट करो। धीरे 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 वक्त बदलता गया और आज 2026 में इन्वेस्टमेंट मार्केट एक क्लटर बनती जा रही है। क्लटर का मतलब गुंजल होती जा रही है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है आज तक समझ नहीं आया। मुझ जैसा आदमी भी कंफ्यूज ही रहता है, सच बताऊं तो इस इन्वेस्टमेंट के क्लटर पे बात करने के लिए, बेसिकली इस क्लटर को तोड़ने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं सीए विपिन शर्मा जी, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कोच हैं और जिनसे हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन डेप्थ बातें जानेंगे जो आज तक किसी ने नहीं बताई। सर वेलकम स्पॉटलाइट में आपका। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर आपका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड लोगों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपका बैकग्राउंड जैसे ही लोग एपिसोड देखेंगे अपने आप सर्च करके जान लेंगे, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाते। पर सिंस आप इतने सालों से ऑलमोस्ट, जैसे आपने मुझे बताया 17-18 साल 20 साल होने वाले ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं, हम इस एपिसोड में स्पेसिफिकली स्टॉक और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बातें करने वाले हैं। पर अक्सर जब हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट में, तो लोगों के दिमाग में ना स्टॉक को मैं एक शब्द बोलूँगा, लगता है कि वो जुआ है, गैम्बलिंग अक्सर बोलते हैं। देखो ठीक है। और बहुत जो पुराने इन्वेस्टर हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो इसको धंधा ही नहीं मानते। वो कहते हैं भाई इसमें तो पैसे डालो, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा किसी को कुछ समझ नहीं। तो सर थोड़ा व्यूअर्स के लिए आप ये बताइए कि इज इट रियली अ गैम्बलिंग और इट्स रियली अ स्मार्ट गेम? सर आपसे एक चीज़ पूछूंगा, आप जो है आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं चलाता हूँ सर, आजकल स्कॉडा चलाता हूँ। सो ये गाड़ी चलाना, स्कॉडा चलाना गैमलिंग है क्या? गैम्बलिंग अगर वैसे देखा जाए तो रिस्क तो हर चीज़ में ही है, एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछ रहे हैं तो देखिए मेरे हिसाब से ये गैमलिंग है अगर आप बिना लर्न किए कर रहे हैं तो। हाँ, कार ड्राइविंग भी गैमलिंग है। करेक्ट। उस गैमलिंग में होगा क्या, आप स्टार्ट करोगे, आप बिना सीखे भी गाड़ी चला सकते हो। आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, हो सकता है एक रेड लाइट क्रॉस करो, हो सकता है 2 क्रॉस करो, हो सकता है पहली पे एक्सीडेंट हो जाए। हाँ। पहली पे हो गया, तीसरी पे होगा, मतलब एक्सीडेंट होना
तय। तय हैं अगर आप बिना सीखे चलाओगे। बहुत सही बात बोली आप। उसी तरीके से सर हाँ स्टॉक मार्केट भी जो है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जुआ है अगर आप बिना सीखे करोगे तो। अगर आप उसको समझ के करोगे तो बिल्कुल भी जुआ नहीं है, प्योर जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट जर्नी है जो कि आपको आपकी फाइनेंशियल मंजिल तक लेके जा सकती है, जिस तरीके से आपकी कार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। अच्छा। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको कैसे कर रहे हैं, सीख के प्रॉपर गाइडेंस के साथ या बिना सीखे। स्टॉक मार्केट में एक नॉर्मल बंदा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि इतनी डिटेल जानना हर एक के लिए तो इम्पॉसिबल है ना। बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो यूजुअली लोग आप जैसे इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं जिनको इसकी पूरी समझ है, तो आप लोगों को किस हिसाब से गाइड करते हो कि भाई तू, मान लीजिए मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आप ये देखते हो पहले उसके खर्चे साइड करके, या मतलब हाउ डू यू सजेस्ट देम कि आप करो स्टॉक में? तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आज आपके पास जितनी भी आपकी इनकम है, हाँ जी, उसमें से मैं तो हमेशा अपने सभी लोगों को बोलता हूँ, सभी जिनको हम ये चीज़ सिखाते हैं उनको समझाता हूँ मैं कि आपका हमेशा जो है, आपकी 100 रुपये सपोज इनकम है तो आपकी सेविंग फिक्स होनी चाहिए। लोगों की सेविंग फिक्स नहीं होती, इनकम और खर्चे फिक्स होते हैं। हाँ तो पहली तो बात यही है कि आपकी सेविंग फिक्स होनी चाहिए। आप अगर 100 रुपये कमा रहे हो हाँ तो आपको पहले से फिक्स होना चाहिए कि मेरे को 20 रुपये तो बचाना ही बचाना है या 15 रुपये बचाना ही बचाना। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो मैंने पैसा बचाया है उसको मैं क्या करूँ उसको मैं। हाँ एक जब तो मैं मार्केट में सुनता हूँ कि स्टॉक मार्केट जुआ है, बिल्कुल। तो पैसे बचा के करूँ क्या मैं? तो पैसे बचा के अगर अपने को स्टॉक मार्केट में डालना है और हमें कुछ नहीं पता, तो इसको मैं बहुत सिंपली बोलता हूँ कि आप क्या करो, अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपको ABCD नहीं पता, बिल्कुल बेसिक से आपको कुछ नहीं पता आपको, तो आप क्या करो, अपने पैसे को उठाओ ओके। और इंडियन इकोनॉमी में डाल दो, इंडिया की GDP में डाल दो। इंडिया की GDP में कैसे डाल सकते हैं, क्वेश्चन ही आएगा। हाँ बिल्कुल, उसका कोई स्टॉक पॉसिबल है है क्या? कैसे पॉसिबल है? आप तो स्टॉक की बात कर रहे थे, कहाँ GDP में पहुंच गए। हाँ तो इसका सर बहुत सिंपल है, आप क्या करो, निफ्टी 50 का आपने वर्ड सुना होगा सर। बिल्कुल सर। इंडिया की टॉप 50 लिस्टेड कंपनी का एक बंच है। ओके। आपको कुछ नहीं पता तो अपने पैसे को क्या करो, निफ्टी 50 पे डालते रहो सर। अच्छा, उसका हमारे को लिस्टिंग दिख जाएगा आप, और इसको डालने के लिए आप कोई भी, बहुत सारी आई थिंक एप्स अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो आपका स्कीम के अंदर डालते हैं। अच्छा। आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर अकाउंट खोल के आप वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं पता और आपको सेव करना है, दिस इज द बेस्ट वे। सर यूजुअली मान लीजिए आपने जैसे 20,000 का ही एग्जांपल लिया, तो आपने कहा कि 20,000 रुपये मंथली उसको उसमें डालना शुरू कर दो। एब्सोल्युटली। तो मतलब हाउ डू यू, मतलब उनको आप क्या सजेशन देते हो? एटलीस्ट 3 साल की इन्वेस्टमेंट करो, 2 साल की इन्वेस्टमेंट करो, 1 साल की? मोर देन 5 ईयर। अच्छा, 5 साल मिनिमम करो ही करो। मोर देन 5 ईयर जो हॉरिजन है हाँ वो मोर देन 5 ईयर है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इतना होल्ड नहीं कर पाओगे, हाँ तो फिर ये बेटर है कि आप जो है पैसे को फिक्स्ड प्रोडक्ट के अंदर डाल दीजिए, बॉन्ड्स के अंदर डाल दीजिए। ओके। जहाँ पे आपको फिक्स्ड मिलना है ब्याज, आपको मार्केट का कोई बेनिफिट नहीं है, बट आपको कभी भी आप निकाल सकते हो। आपको लगता है आप रुक नहीं पाओगे, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपके जो खर्चे उस तरीके से हैं, ऑल्दो आपने डिसाइड किया कि मेरे को 20 रुपये बचाना है 100 में से, तो उसका मतलब ये होता है कि मेरे को इन पैसों की कभी जरूरत नहीं पड़नी इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग और अदर। आपने इतने सालों से जो इन्वेस्टमेंट का सर्कल देखा है, ग्रोथ होते हुए देखी है, ये 5,40,000 या 60,000 जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका रिटर्न आपको मोटे तौर पे हमें कितना मिल जाता है? मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ सर। सपोज हम मानते हैं कि सेंसेक्स जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे निफ्टी 50 है टॉप 50 कंपनीज का बंच, ठीक है। वैसे सेंसेक्स जो है इंडिया की टॉप 30 लिस्टेड कंपनीज का बंच। ओके ये फर्स्ट लॉन्च हुआ 86 में, जनवरी 86 में। ओके जब ये लॉन्च हुआ तो इसकी वैल्यू थी 100 रुपीज़। ओके। आज अगर हम बात करें तो आज जो सेंसेक्स है वो समवेयर अराउंड 88,000। तो 100 रुपीज़ जो 86 में डाला गया, आज 2025 में कितने हैं? ये तो बहुत हो गया, इसका तो कैलकुलेशन भी निकालने में वो हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछोगे कि किस रेट से ये पैसा बना, किस दर से ये पैसा बना, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 16% पर एनम। जहाँ पे FD आपको 7 से 8% देता है, बिल्कुल सर बिल्कुल। वहां पे आपने 16% के रेट से आपने पैसा बनाया, हाँ और सेफ एंड सिक्योर पैसा बनाया। एक होता है रिस्क, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये तो गैम्बलिंग है और ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आप इकोनॉमी में इन्वेस्टेड हो तो उसका मतलब आप रिस्क फ्री हो। इफ यू आर इन्वेस्टेड इन इकोनॉमी तो इट मीन्स यू आर रिस्क। पर सर प्रॉब्लम वही आ जाता है ना, अब जैसे अब मैंने आपसे पूछा लोगों की थिंकिंग है गैम्बलिंग, पर जब हम देखते हैं ये
अपने ही प्रोडक्ट की ऐड करते हैं और एंड में लिख देते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड योर डॉक्यूमेंट केयरफुली। भाई आप एक तो इतना अच्छा अच्छा दिखा रहे हो और उसके बाद कस्टमर को, बायर को डरा भी रहे हो, तो ये ऐड का क्या मतलब है फिर? सर देखिए क्या है, जैसे अगर हम स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग में भी डिस्क्लेमर होता है। क्या डिस्क्लेमर होता है? उसमें तो लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो आपको पहले बता दिया गया है कि आपको स्मोकिंग करनी है कि नहीं करनी। यहाँ पे जो डिस्क्लेमर है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हाँ, ये एक डिस्क्लेमर है जो सेबी द्वारा मैंडेटरी किया गया। मैंडेटरी क्यों किया गया है? ताकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले एक बारी रुक के सोचे, प्रिपेयर रहे कि कुछ भी एक बारी रुक के सोचे। अच्छा, सोचना क्या है यहाँ पे? हाँ, डिस्क्लेमर है क्या? हाँ, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ। नाउ व्हाट इज मार्केट? मार्केट जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, अगर मैं यहाँ पे मोटे तौर में मतलब कहूँ, यहाँ पे मार्केट का मतलब है प्राइसिंग। ओके, यहाँ पे क्या रिस्क है? आपने एक चीज 100 रुपए की ली, हाँ जी। क्या रिस्क है आपको? नहीं, रिस्क ये है ना कि 100 रुपए की जो चीज खरीदी, अगर वो 100 रुपए से 80 की 80 की हो गई तो, तो 20 रुपए घाटा 70 की हो। हो गई तो, 50 की हो गई तो, हाँ, चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। हाँ, 0 हो गई किसी की रो हुई तो तो बेसिकली यहाँ से क्या बताने की कोशिश की जा रही है इस डिस्क्लेमर के थ्रू कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जब आप कोई चीज ले रहे हैं तो मोटे तौर पे उसकी वैल्यू देख लीजिए। अच्छा, अगर आप 100 रुपए की चीज गलती से आपने 1000 रुपए की ले ली, हाँ, तो क्या होगा सर? 100 की चीज 1000 की ले ली, तो जब भी वो अपने दियर प्राइस पे आएगी 100 रुपए पे आएगी आएगी। बस ये एक दिन पे है, 1 साल में है, 2 साल में है, उसके लिए लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ा। आपको लॉस होगा। तो जब आप मार्केट रिस्क की बात करते हो, उसका मतलब बात कर रहे हैं कि प्राइस के फ्लक्चुएट होने से आपको कोई रिस्क ना हो या आपको फर्क ना पड़ता हो, तभी आप इस मार्केट में डालें। समझ गया। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि अगर आपको जो है बिल्कुल सेफ रहना है, आपको पैसा बीच में जरूरत पड़ सकती है, 5 साल से पहले भी आपको जरूरत पड़ सकती है, तो आपके लिए मार्केट नहीं है सर। आपके लिए क्या है? आपके लिए गारंटीड प्रोडक्ट्स हैं। आप फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए, फिक्स डिपॉजिट से बेटर ऑप्शन है आप उसमें डाल लीजिए, बॉन्ड्स में डाल लीजिए, आप वैसे प्रोटेक्ट में रहिए आप। तो यहाँ पे मार्केट रिस्क का मतलब क्या है कि क्योंकि स्टॉक्स जो हैं वो लिस्टेड है, उनके प्राइस रियल टाइम बेसिस पे ऊपर नीचे होते हैं। एक आपने चीज 100 रुपए के लिए, हो सकता है शाम को 90 की दिखे। तो अगर उस ऊपर नीचे होने से आपको फर्क पड़ता है तो आपको इस प्रोडक्ट्स में नहीं जाना चाहिए। इस डिस्क्लेमर का बेसिकली ये मतलब है। जैसे सिगरेट का मतलब ये था कि मतलब पीने से आपको कैंसरस चीजें हो सकती है, फिर यहाँ पे है। तो कहने का ये मतलब है कि सोच समझ के लो, रिस्क है पर सोचा समझा रिस्क है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो सर एक बात और बताइए, पर्सनली आप इतने साल से इस इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, आप खुद एक सीए हैं, आज की डेट में अगर मैं आपका पर्सनल चॉइस पूछूं कि आपके पास कहीं से भगवान करे 10 करोड़ रुपए आ गए, उस 10 करोड़ रुपए को आप कहाँ डालना ज़्यादा पसंद करोगे, प्रॉपर्टी में या स्टॉक में? देखिए सर, प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात है, प्रॉपर्टी में तो बिल्कुल डालना नहीं चाहूँगा सर मैं। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं। ऐसा क्यों सर? उसका कारण है सर कि हम बीइंग इन्वेस्टर, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी CAGR कितनी है, मतलब मैं ईयरली कितना कमा रहा हूँ, किस रेट से पैसा बना रहा हूँ। ठीक है। तो एक तो हमने बात की कि अगर मैं कुछ ना करूँ, आपने कहा जी कहीं से मेरे पास 100 करोड़ रुपये आ गया, 10 करोड़ चलो 100 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये आ गया, तो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल। तो पहला तरीका तो मेरे पास जो है बिल्कुल सिंपल सेफ है। वो क्या है कि मैं पैसे को उठा के सेंसेक्स के अंदर डाल दूं, जो कि साल के 16% के रेट से पैसा बनाता है। ओके, ठीक है। प्रूवन हिस्ट्री है 1986 से अच्छा 2025, हाँ 39 ईयर्स की प्रूवन हिस्ट्री। ठीक है। पहले तो ऑप्शन में पाई हो गया, ठीक है। और मैं वही चुनूंगा। अच्छा, आप पर्सनल चॉइस आपकी वही रहेगी। अब सेकंड क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी क्यों नहीं? क्यों नहीं? करेक्ट। आज सर मैं 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ दिल्ली NCR जैसी जगहों पे। पहली बात तो 1 करोड़ के फ्लैट अच्छे हैं नहीं, फिर भी मान लेते हैं 1 करोड़ का मैंने फ्लैट लिया, तो सर उसका जो मंथली रेंटल है अप्रोक्सीमेटली कितना होगा सर? 20 से 25 हज़ार मैक्सिमम, बहुत अच्छी सोसाइटी में होगा। ठीक है सर, 25 हज़ार रुपये का मतलब हुआ साल का 3 लाख रुपए। बिल्कुल सर। 1 करोड़ के ऊपर मैं साल का कितना कमा रहा हूँ सर? 3 लाख रुपए। क्या रेट आया सर? 3% CAGR। अब 1 करोड़ का फ्लैट हम ऐसा मानते हैं सर कि क्या 5 साल में डबल हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम कैसे भी इसकी CAGR कैलकुलेट करेंगे सर, तो CAGR आपकी 5% से ऊपर आएगी नहीं। अगर मैं उस 1 करोड़ का FD कर देता, 7% का रेट है, 7 लाख तुम तब कमा लेता। तो कहने का मोटा मोटा ये है, प्रॉपर्टी वर्सेस स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स हमेशा ये ही जीतेंगे,
परसेंटेज के मामले में प्रॉपर्टी कभी भी जीत नहीं तो सकती। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट परसेंटेज, किस रेट से आपका पैसा आपके लिए पैसा बनेगा, पैसा बना। बहुत सिंपल है, इन्वेस्टिंग इतनी ही है। अब जैसे सर आप इन्वेस्टमेंट में इतने सालों से, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई गलती ना की हो, तो व्यूअर्स के लिए ऐसी कोई आपको अपने पास्ट में कोई मिस्टेक याद हो जो आपने करी और व्यूअर्स को पता चल जाए तो वो गलती वो दोबारा ना करें, जो भी ये एपिसोड देख रहे हैं, और स्पेशली हमें भी थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा। ये सब बेसिकली आपने ना मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया आपने। अच्छा। सर देखिए क्या है कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, हम किसी काम के अंदर नए होते हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। बिल्कुल सर। तो अगर आप बिगेस्ट मिस्टेक मुझसे पूछेंगे, जो सबसे बड़ी मैं गलती अपनी मानता हूँ, जो गलती ये है कि मैंने लेट स्टार्ट की। लेट एज इन कितनी ईयर की बात करें? जब मैं ऐसा मानता हूँ कि जब मैं स्कूल्स में था, अगर मैं तभी स्टार्ट करता तो आज मैं जहाँ पे हूँ इससे कम से कम 100 गुना ऊपर होता। तो एक तो जो है इन्वेस्टिंग की बड़ी खास बात क्या है कि आप इसमें जितना जल्दी स्टार्ट करो, जितना अर्ली आप स्टार्ट करो, उतना ही आपको जो है कंपाउंडिंग का बेनिफिट देती है। ओके। तो सबसे पहली गलती जो मेरे को लगती है कि वो है मैंने लेट स्टार्ट किया। सेकेंड अगर गलती मैं मानूँ अपनी, तो मैंने जो है वो बिना सीखे स्टार्ट किया। आजकल क्या है, बड़ा इजी है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में वो करना है तो क्या है, आप कोई भी इंस्टाग्राम खोल के आप बैठ जाइए तो आपको बहुत सारे आपको उसमें डिटेल मिल जाएंगी, ज्ञानी मिल कि जाएगी। आपको क्या करना है और कैसे करना है, कौन सा स्टॉक लेना है, कौन से स्टॉक से आपका पैसा डबल होने वाला है अगले साल में। अच्छा। तो सेम गलती मैंने भी की सर, इन कॉल टिप्स के भरोसे काम स्टार्ट किया। और क्योंकि इन कॉल टिप्स के भरोसे काम स्टार्ट किया तो उसकी वजह से एक और गलती हुई क्या? कि स्टार्टिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन से। ओ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो 2-3 गलती हैं अगर मैं नहीं करता, हाँ। तो शायद ही मेरी जर्नी जो है और ऑलरेडी बहुत बेटर है और थोड़ी बेटर होती। पर सर नॉर्मल इन्वेस्टर आज की डेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट में घुसना चाहेगा तो वो क्या करे? मतलब किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी को हायर करे या किसी इन्वेस्टर स्पेशलाइज्ड को हायर करे, उनका मतलब फिर उनकी परसेंटेज भी तो मैटर करेगी। बिल्कुल होगी सर। तो यूजुअली अगर मान लीजिए मैं कहीं किसी कंपनी में आया, मेरे को लगा यार मेरे पास 20-25 लाख पड़े हैं, एंड फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ही बात करी कि सर मुझे इसको इन्वेस्ट करना है, तो यूजुअली क्या मार्केट रेशियो रहता है कि एक कंपनी कितना चार्ज करती है आपके पैसा यूज करना? सर आज की डेट में क्या है कि अगर आपको एक्सपर्टीज नहीं है और आप चाहते हो एक्सपर्टीज को हायर करना, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला है आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। अच्छा। अब आप म्यूचुअल फंड में जाओगे तो म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करोगे कि कंपनी कितना चार्ज करती है, हाँ जी। साल का अप्रोक्सीमेटली 40 पैसा चार्ज करती है आपसे, 0.4%। तो म्यूचुअल फंड बहुत, हाँ, जो कि बहुत नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। जैसे मोतीलाल ओसवाल कंपनी हो, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, और देयर आर सो मेनी फंड्स। नहीं पर ये तो रजिस्टर्ड कंपनियां हो गई जो कि इस काम को कर रहे हैं। पर जैसे एक आप है, आपकी एक फर्म है जो कि लोगों को इन्वेस्टमेंट की सजेशंस देते हैं, तो आप लोगों की भी तो फीस रहती होगी ना सर उसमें? तो भाई आपसे कह रहा हूँ कि आपको जब इन्वेस्ट करना है तो डिपेंड करता है कि सबसे पहला कि आपका कॉर्पस कितना है। सपोज मान लो आपने कहा 25 लाख रुपए, फिर आपने सेकंड कहा कि मुझे इतने फंड के लिए मान लो किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, मतलब आपको ऐसा लगता है अगर कि मान लो कोई एक्सपर्ट मेरे को चाहिए ही नहीं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आँख बंद करो, अपने पैसों को उठा के कहाँ पर डाल दो। वो आपने पहले ही बता दिया। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सेकंड क्या है कि आप सपोज मान लो हायर करना चाहते हो किसी को, मान लो आपने मुझे कहा कि सर आपको अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपॉइंट करना चाहते हो, तो आपको चेक क्या करना है, जिसको भी आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपॉइंट कर रहे हो अपना, पहली बात तो सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा, ये थोड़े मतलब वो पॉइंटर्स है। ऑथेंटिक होना चाहिए, एब्सोल्युटली। ठीक है ठीक है। नहीं तो आजकल तो सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। सही बात है सर। आके नुक्कड़ जो पान वाला है वो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछो, 2-3 स्टॉक्स आपको वो भी बता देगा जो आपके 2 महीने में डबल होने वाले। सही बात है सही बात। ठीक है, तो आप जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनसे एडवाइस लेके हाँ। आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके विनिंग के चांस जो है बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि फीस उनकी कितनी रहती है, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ठीक है। कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप उनको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी पे करना चाह रहे हैं, या फिर आपको लगता नहीं है तो ज़्यादा मेरी पॉकेट से चला जाएगा, अगर मैं प्रॉफिट ज़्यादा बना लिया तो उनको मैं लमसम पे कर देता हूँ। तो देयर आर डिफरेंट फीस ऑप्शन विल डिपेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टू इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मतलब वो उनका डिफरेंट एक आप दोनों की आपस की सहमति है, आप किस तरीके से सहमति बनाते हैं। जैसे कोई लॉ फर्म में कोई वकील है, अगर आपकी अच्छी बातचीत है तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन। बहुत मान लो बीइंग एन चार्टर्ड अकाउंटेंट आप मुझसे आईटीआर फाइल करा रहे हो सकता है मैं 5000 ले रहा हूँ,
समझ आप किसी और के पास गए वो 1000 ले रहा है, किसी और के पास गए वो 1 लाख रुपए ले। 1 लाख रुपए ले, करेक्ट करेक्ट। तो विल वैरी बिटवीन पर्सन टू पर्सन, चॉइस टू चॉइस। तो सर अभी जैसे बातों बातों में आपने सेबी वर्ड यूज किया, Yes. अभी सेबी जो है वो सारी रेगुलेशंस बनाती है रिगार्डिंग दिस म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केटिंग। तो जो सेबी है वो एक्चुअली में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं वो क्या एक्चुअली में एक इन्वेस्टर को फायदा दे रहे हैं? मतलब एक इन्वेस्टर को लगा यार मैंने ये किया और मुझे लग रहा है इसमें गड़बड़ हो गई, तो ऐसा कुछ वहाँ सिस्टम है कि मैं बात कर सकूं कि भाई मेरे साथ ये गड़बड़ हुई है? सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है कि एक आप कहीं कहीं पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हमने एक बोर्ड लगा हुआ देखते हैं मोस्टली कि सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। मतलब आप जो है अपने सामान की स्वयं रक्षा कीजिए। सही बात है सर। है ना? तो सेम यहाँ पे सर आपके पैसों के साथ भी है कि सबसे पहले आपके पैसों की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। आपका ख्याल किसको रखना है? आपको रखना है। डेफिनेटली सेबी जो है जो भी रूल्स बनाती है, जो भी रेगुलेशन बनाती है, वो इन्वेस्टर्स के हितों को ध्यान में रख के बनाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट उनका तो बेनिफिट मिले उसके लिए आपका सतर्क रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एक बात की कि अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले रहे हो तो आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लीजिए। आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप सेबी रजिस्टर्ड जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर पैसा डाल रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के। अब जैसे मैं किसी भी कंपनी में सोचता हूँ इन्वेस्ट करने की, तो उसका तो हमारे को गूगल पे डेटा मिल ही जाता है कि वो सेबी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर सेबी में रजिस्टर्ड है तो एज ए इन्वेस्टर आई कैन थिंक ऑफ इट कि यार मेरा पैसा 90% पैरामीटर है, एक पैरामीटर कॉलम आपका टिक हो गया, ठीक है, यार इसके साथ जाने की सोच सकते हैं। ठीक है ठीक है। अब जैसे सर आप इन्वेस्ट करते हो लोगों का पैसा और अपना खुद का पैसा, तो जैसे अभी इस टाइम सबसे टॉप पे आई थिंक जो मुझे लगता है ईवी मार्केट चल रही है। अगर मैं सोचूं तो ईवी मार्केट में कोई भी कंपनी आपने देखी तो वो हम ऊपर ही ग्राफ दिख रहा है। तो ये जो ऊपर ही ग्राफ दिख रहा है इसमें इस टाइम पैसा डालना कि ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, ये सही पॉइंटर है पकड़ने का कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं? नहीं सर, इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मतलब वो आपको देखने चाहिए। बेसिकली क्या है, प्राइस जो है दो वजह से बढ़ता है सर। प्राइस की बढ़ने की दो वजह है। पहली वजह क्या है सर कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही ओवर मतलब पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी ने इस साल जो है 2 करोड़ का प्रॉफिट किया, अगले साल कंपनी ने 4 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो एक तो ये कारण होता है कंपनी का प्राइस को इंक्रीज होने का, प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है। प्रॉफिट बढ़ने के कारण शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ रही है, वेल्थ तो इसलिए कंपनी का प्राइस जो है ऊपर जा रहा है। दिस इज द वन वे। तो अगर तो ये वाला कारण है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई तो हर साल कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, हर साल प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या उस जहाज में चढ़ना की चाहिए क्या जो उड़ रहा है ये चढ़ना चाहिए। हाँ। अब सेकंड कारण होता है प्राइस को बढ़ने का सेंटीमेंट्स। आपने कहा ईवी बढ़ रहा है, इन्होंने कहा ईवी बढ़ रहा है, उन्होंने कहा ईवी बढ़ रहा है, मैंने कहा ईवी बढ़ रहा है, सिर्फ इस वजह से मैंने क्या किया, पैसा डाल दिया। तो इट कैन बी रिस्की, क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह सभी के सेंटीमेंट्स हैं। तो सेंटीमेंट चेंज हो सकते हैं। सेंटीमेंट चेंज कैसे हो सकते हैं? एक इलाके के अंदर जो है एक मकान था, एक फ्लैट था, बहुत लग्जरियस बना हुआ था और ऐसा बोलते थे कि यार ये जो है पूरे इलाके का सबसे महंगा फ्लैट है, लेट्स सपोज 2 करोड़ रुपए का। तो एक बार ही क्या हुआ, टेनेंट्स में रहते थे तो उनको एक हल्की सी जो है छाया दिखी किसी की, तो उन्होंने डर के मारे खाली कर दिया फ्लैट। यार ये तो फ्लैट के अंदर पक्का कोई भूत प्रेत की आत्मा है। तो जो सबसे महंगा फ्लैट था 2 करोड़ रुपए का, उसकी वैल्यू जो है 20 लाख रुपए हो गई। कोई 20 लाख नहीं ले रहा। हाँ, ये भूत वाला मकान कौन लेगा? कौन लेगा? सही बात है, बिल्कुल। तो वो सेंटीमेंट से जिन्होंने क्या किया, प्राइस को ड्राइव करके पूरे इलाके के अंदर फ्लैट 1 करोड़ का बिक रहा था, वो अकेला 2 करोड़ का बिक रहा था। समझ। सेंटीमेंट से जैसे सेंटीमेंट ब्रेक हुए, भूत है भूत है, हाँ। तो उसका प्राइस कितना आ गया? 20 लाख। इलाके में कितने का बिक रहा है? 1 करोड़ का। ये 20 लाख का भी नहीं बिक रहा। सही। तो अगर सेंटीमेंट की वजह से प्राइस आप जा रहे हैं सर, तो रॉन्ग होगा। अगर आप बीच में कहीं एंटर करते हो तो आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। बट अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, हर साल प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और वो आपने देख के डाला गया यस 2 से 4 हुआ, 4 से 10 हुआ, इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, तो क्या मेरे को जाना चाहिए क्या? यस, देन यू कैन थिंक ऑफ इट कि यस मेरे को जाना चाहिए। अब जैसे सर एक चीज़ और बताइए, मार्केट में जैसे हमने शुरू में ही बात करी क्लटर है, अभी सडनली जो ये स्टार्टअप्स का बूम आया हुआ है, कुछ एक कंपनियां हैं जो कि अपने आप को स्टार्टअप मानते हैं पर मुझे नहीं लगता वो स्टार्टअप है। आप बोलो तो मैं नाम भी लूँ, जैसे एक कंपनी है मामा अर्थ, मैं म्यूट कर दूंगा इसको शब्द को। एक कंपनी है मामा अर्थ जो बहुत टाइम से स्टार्टअप में है,
इन्होंने अभी आई थिंक 1 साल या 2 साल पहले अपना स्टॉक मार्केट में वो करवाया कंपनी का सबमिशन। अब ये स्टॉक में है, आई थिंक नेक्स्ट एनएफटी में है। ये कंपनी इतने सालों से इसमें इन्वेस्ट कर रही थी, क्या बोलते हैं, क्रीम्स में और इसमें, और इन्होंने अपने आप को अब निफ्टी में करवाया। ऐसी कंपनी जो इतने सालों बाद उसमें रजिस्टर हुई, तो ऐसी नई कंपनी में मार्केट में स्टॉक इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए अगेन यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ स्टार्टअप्स की, तो आज की डेट में मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स हैं दे आर लॉस रनिंग बिजनेस। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनके शेयर्स के प्राइस के ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो हमने अभी बात की कि एक ऐसा इमोशनल बिल्डअप है कि ये जो है, ये सेक्टर जो है अच्छा करेगा, स्टार्टअप्स अच्छा कर रहे हैं, स्टार्टअप ऊपर जाएंगे, ऐसी लोगों को धारणा है, ऐसे लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं। वो एक्सपेक्टेशन प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं। तो फिर आज लॉस है तो कल को प्रॉफिट कैसे होगा? लोगों को कैसा लग रहा है? लोगों को ऐसा लग रहा है कि कंपनीज को जितना भी खर्च करना था अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, अपने आप को नोटिस कराने के लिए, लोगों को वो खर्च कर चुके। तो उसका बेनिफिट उनको फ्यूचर में मिलने वाला, उनके रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं, खर्चे ऑलमोस्ट वो कर चुके हैं। तो उससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने की वजह से शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा। ऐसे लोगों को एक्सपेक्टेशन है, कैसे एक्चुअली होगा क्या ये बताना बहुत डिफिकल्ट है सर। वो तो बोलते हैं कि वक्त ही बताता है कि जो है कि कौन सा शेयर्स जो है, क्योंकि ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हम सब लोग जानते हैं जो आज से 20 साल पहले से आज एग्जिस्ट नहीं करते। तो फ्यूचर में कौन सी कंपनी एग्जिस्ट करेगी बताना किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, तो मतलब हो सकता है ये बबल भी हो। से भी बोलती है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, इसीलिए से भी बोलती है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, हमने जैसे स्टॉक के बारे में काफ़ी बात करी, एक छोटा सा और टर्म आता है फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो फिक्स डिपॉजिट जो शब्द है, मतलब स्टॉक मार्केट और फिक्स डिपॉजिट, आपके हिसाब से दोनों की अगर मैं वो सोचूं तो फिक्स डिपॉजिट इज़ अ बेटर चॉइस, अगर उस हिसाब से मैं कैलकुलेशन निकालूं जैसे आपने मुझे समझाया। सर देखिए बेसिकली क्या है, अगेन मैं तो इन्वेस्टर हूँ सर। मैं तो जब भी आप मुझसे बात करोगे क्या बेटर है, तो मैं आपसे पूछूंगा दोनों का CAGR क्या है। अच्छा, वो ये। तो आपने कहा सर FD का CAGR साल का 7% है। हाँ। तो मैंने कहा अगर स्टॉक मार्केट में जाए तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या है? हाँ। आपने कहा सेंसेक्स। मैंने कहा पूछा भी सेंसेक्स की CAGR क्या है? हाँ। तो हमने निकाल के देखा 16%। हाँ। तो आप खुद चॉइस कर सकते हो कि दिस इज बेटर फॉर यू। पर सर प्रॉब्लम वही है ना, इमोशन की। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, फिक्स डिपॉजिट को लोग ज़्यादा सेफ और साउंड क्यों समझते हैं? उनको ऐसा लगता है 10 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं, हमेशा दिख रहे हैं एक डिपॉजिट के तौर पे, और मैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इमरजेंसी में उस पैसे को यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? बैंक थोड़ा बहुत काट कूट के दे देगा मुझे पैसा। इसीलिए शायद मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि लोग स्टॉक की जगह फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा पसंद करते होंगे करना। बेसिकली इसको मैं ऐसा बोलता हूँ सर कि हम सब की ना अपनी एक अपब्रिंगिंग है, बचपन से जो है। बचपन से एक अपब्रिंगिंग है। अपब्रिंगिंग जो है वो बड़ी कमाल की चीज़ है सर। हाँ हाँ। अगर आप देखोगे तो अपब्रिंगिंग, सपोज मान लो एक वेजिटेरियन परिवार है, तो ऐसे बहुत कम चांस होते हैं कि वहाँ पे आपको नॉनवेज दिखेगा या इस परिवार में नॉनवेज बनना स्टार्ट हो जाए या नॉनवेज वो खाना स्टार्ट कर दे। मोस्टली क्या होगा, दे आर वेजिटेरियन। सेम उसी तरीके से ये हर एक फील्ड के अंदर है। जैसे जब मैंने कॉमर्स लिया तो मेरे परिवार के अंदर कोई भी जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं था। उससे पहले सब लोग आर्ट्स लेते थे या साइंस लेते थे। अच्छा। तो मेरे कॉमर्स में जाने के बाद, मेरे CA बनने के बाद, मेरी फैमिली में मेरे से छोटे जितने भी मेरे भाई बहन और कजन है और मेरे इन लॉज के अंदर भी इनफैक्ट दे ऑल आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। 4 उसमें से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे मेरे बाद निकले। वही सर, एक फैमिली में जनरेशन में एक आदमी आता है जो विजनरी होता है, जो पूरा बदल देता है। तो ये बेसिकली क्या है सर, ये हमारा एक अपब्रिंगिंग का पार्ट है। हम जैसा देखते हैं वैसे ही करते हैं। अब क्या है, मेरे दादाजी जो है मान लीजिए FD किया करते थे, तो मेरे दादाजी भी FD करते थे, मेरे फादर भी FD करते थे। मुझे पता क्या है, मुझे पता ही FD है। मतलब से अगर बोला जाए तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट का वो क्या है, तो मैंने कभी सुना ही नहीं स्टॉक मार्केट। मैंने सुना ही अपनी जनरेशन के अंदर सिर्फ FD है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, FD है। FD यस बेस्ट है, बट किस कंटेक्स्ट में बेस्ट है? अगर आपको ये देखना है कि हमेशा जब भी मैं अपने पैसे को देखूं ये 10 लाख ही दिखे, 9,99,999 भी ना दिखे, तो आपके लिए बेस्ट क्या है? यस ऑफ कोर्स FD। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है हो सकता है कि सुबह 10 लाख दिख रहा है, शाम को 9,99,000 दिखे आपको। सही बात। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हम बात करते हैं मोर देन 5 ईयर की,
तो आपके एफडी से कहीं ज्यादा रिटर्न देने वाला है, इसमें कोई डाउट भी नहीं। डाउट भी। लेकिन जब शॉर्ट टर्म की बात करोगे, आप 3 महीने की बात करोगे, आप 1 साल की बात करोगे, आप 2 साल की बात करोगे, तो यस, एफडी इज ए बेटर ऑप्शन। सर एक एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो कैलकुलेशन हमेशा मुझे आज तक समझ नहीं आई। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोग कहते हैं यार हम एकदम से बर्बाद हो गए स्टॉक मार्केट में। अब बर्बाद हो गए का क्या मतलब होता है? बर्बाद हो गए मतलब मैंने एक स्टॉक, जैसे आपने समझाया, 50 रुपए का खरीदा, ठीक है सर, वो 50 रुपए का स्टॉक मेरा एक पॉइंट पे 100 रुपए का चला गया, और पता चला 3 महीने बाद मार्केट क्रैश हुई और वो स्टॉक 100 रुपए से घट के फॉर एग्जाम्पल 60 रुपए पे आ गया। तो जिन्होंने 70 में खरीदा होगा वो बर्बाद हुए ना, जिसने 50 में खरीदा हुआ वो कैसे बर्बाद हुआ? वो अपने आप को क्यों बर्बाद बोल रहा है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी दूसरे दिन बर्बाद हो गया था, तो इसलिए समझ रहे हो आप सर? एक दुविधा जो होती है एक इन्वेस्टर बेचारे की, बर्बाद कैसे हो गया? कहता रहा हूँ कि जब मैंने स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट की, मैं तो वेरी सेकंड डे बर्बाद हो गया था। अच्छा तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि बर्बादी का इसका मतलब क्या है। हाँ। बर्बादी का मतलब क्या है सर, कि आज मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, आज मैंने अपने ब्रोकर को बुलाया, उसके अकाउंट खोल, अब तो बस कमाल करना है यहाँ पे। ओके। तो भाई अकाउंट खुल गया, तैयार हो गया, कल जाके मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया, मैं कमाल करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। सुबह से उठा, मैं न्यू शल लगा के बैठ गया मैं कि लेना क्या है। हाँ। तो उन्होंने दिखाया कि अब ये फलाने स्टॉक के जो है आप वो बाय कर लो, ऑप्शन बाय कर लो। ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सुबह सुबह जो है देखा, बढ़िया चैनल था, रिनॉन चैनल है, नेशनल लेवल का टॉप क्लास का चैनल है। तो मैंने जो उन्होंने बोला, मैंने ऑप्शन बाय कर लिया मैंने। ठीक है। ये मैं बताया नहीं उसकी आज एक्सपायरी है, शाम तक अगर बढ़ा नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो इसको सुबह मैंने 2 लाख का ऑप्शन बाय किया, हाँ, और शाम तक उसका प्राइस गिरता रहा, शाम को जीरो हो गया और मैं बर्बाद हो गया। तो मतलब जो आपने खरीदा था उसको 1-2 घंटे रख के बेचना था? अगर प्रॉफिट आता तो प्रॉफिट आया नहीं मेरे को, मैं वेट करता रहा, अब बढ़ जाएगा अब बढ़ जाएगा। उसकी एक्सपायरी थी, शाम तक जीरो हो गया। अच्छा, समझ गया समझ गया। तो आपको मैंने बताया भी कि भाई बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी। मैंने स्टार्ट ही जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन से किया। ठीक है। ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, अगर आपको पता नहीं है तो आपके लिए दिन दिन तो बड़ी बात बोल दी मैंने, अब 2 घंटे में बर्बाद हो सकते हैं। तो क्या कहने का मतलब, जो बर्बाद होते हैं वो इस वाले ऑप्शन में बर्बाद होते ऐसे हैं, बर्बाद होते वो लॉन्ग टर्म वाले में कभी भी नहीं हैं। यार एक बात बताइए सर, आज एक बिजनेस है, कोई सा भी बिजनेस है, सपोज परचून की दुकान भी है, उसमें इन्वेस्ट करके मैं बर्बाद हो सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं, सही बात है बिल्कुल। मेरे को थोड़ा बहुत घाटा प्रॉफिट हो सकता है, मतलब वो तो बिजनेस है, किसी में भी हो सकता है, बर्बाद नहीं हो सकता आदमी किसी बिजनेस के अंदर। तो अगर मैं किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर लूँ, यानी कि इसकी मैं ऑनरशिप बाय कर रहा हूँ, चाहे वो 0.1% की क्यों ना हो, मैं बर्बाद होने के चांसेस हैं क्या? बहुत नेग्लिजिबल, बहुत कम। क्योंकि अब मैंने प्रोडक्ट भी ऐसा बाय कर लिया जो 2 दिन में जीरो होने वाला था, 1 दिन में जीरो होने वाला था, मुझे पता भी नहीं था। बड़ी अच्छी बात है, मजे की बात क्या है, मुझे पता भी नहीं था ये बात, बिल्कुल नया नया था, वो पहला दिन था, दूसरा दिन था। अब सर वही है ना, जैसे जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया, वो कंपनी भी तो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेगी सबसे पहले। आपको बर्बाद होने से पहले वो खुद सारे प्रोज एंड कॉन्स ट्राई कर लेगी। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ सर कि सपोज मान लीजिए आप कहते हैं एफडी सबसे बेटर ऑप्शन है, एफडी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आपने बैंक में एफडी कराया, सपोज आपने पीएनबी बैंक में एफडी कराई 1 करोड़ रुपए की। पीएनबी बैंक उस पैसे को क्या करता है, उसी बिजनेसमैन जिनके शेयर्स आपने बाय नहीं किए, उन्हीं कंपनी को लोन देती है। लोन देती है, करेक्ट। आपने 7 पॉइंट पे एफडी की, उसने बैंक आगे कंपनी को 10 पॉइंट पे पैसा दिया। समझ। अब कंपनी अगर 15 पॉइंट नहीं कमाएगी तो सर्वाइव नहीं करेगी। सर टेक्निकल बात करते करते हम एपिसोड में काफ़ी आगे आ ही गए हैं। सर एक चीज़ और बताइए, जो स्टॉक मार्केट है, जो करंट सिनारियो चल रहा है, जब भी लोग ये एपिसोड देखेंगे 2026 हो चुका होगा, तो स्टॉक मार्केट का फ्यूचर क्या देखते हो आप? मतलब जो ये जा रहा है इसी हिसाब से जाता रहेगा, एक कुछ और मेजर बूम आने का? ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सर, जिस तरीके से पिछले 39 साल रहे हैं, जिस तरीके से पिछले 39 साल रहे हैं, 39 ईयर्स, 100 से जो है 88,000 की जर्नी तय की है मार्केट में। मैं ऐसा मानता हूँ इससे कम डबल स्पीड से अगले 40 सालों की जर्नी तय होगी। डबल स्पीड से? उसका रीजन है सर कि जब ये जर्नी स्टार्ट हुई तो आप देखेंगे फिजिकल थी सब चीज़ें, मतलब सब चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं थी, सब चीज़ें फिजिकल हुआ करती थी। फिजिकल शेयर्स बाय करना, फिजिकल शेयर्स आते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे सब चीज़ें डिजिटल हो गई। डिजिटल होने के बाद आज का तो एरा ही डिजिटल का है, जो कि आगे आने वाले टाइम में एआई और बहुत सारी टेक्निक्स आने वाली है, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें चेंज होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले सालों में और ए लॉन्गर पीरियड, जितने पिछले सालों में ग्रोथ हुई उससे कम डबल जो है ग्रोथ जो है डेफिनेटली होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर।
अब जैसे सर आपने एआई की बात करी, तो एज ए इन्वेस्टर आप एआई सॉफ्टवेयर का यूज करते हो टू लुक फॉर द बेटर थिंग? अभी तो नहीं करते, क्योंकि बीइंग इन्वेस्टर मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को। अगर मैं ट्रेडर हूँ, मेरे को सुबह से लेकर शाम तक ट्रेडिंग करनी हो, तो डेफिनेटली मेरे को इस टाइप की चीज़, चाहे वो एआई बेस्ड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, मुझे हेल्प करती है। बट आई एम इन्वेस्टर, सो बीइंग इन्वेस्टर जो है मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बट यस, आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से बाकी और सेक्टर्स के अंदर एआई जो है टेकअप कर रहा है, डेफिनेटली ये सेक्टर्स भी जो है धीरे धीरे टेकअप करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब जैसे सर आप इतने परिपक्व हो अपने फील्ड में, कोई जैसे मैं कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ मार्केट में, मुझे पसंद आई, मैं ऑलमोस्ट बाय कर लेता हूँ अगर मेरे पास पैसे हैं। ऐसे ही आप जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए टेबल पे बैठते हो, तो आपको एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है पर्सनल लेवल पे? विद इन 5 मिनट्स में आप वो स्टॉक बाय कर लेते हो, या यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम? सो बेसिकली कुछ पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स को चेक करने के लिए मेरे ख्याल से एक स्टॉक को एनालाइज करने के लिए 10 से 15 मिनट चाहिए। अच्छा, उतना टाइम तो लगता ही है। तो सर जैसे हाई स्टॉक होते हैं, हाई स्टॉक्स होते हैं, हाई ग्रोथ स्टॉक, हाई ग्रोथ स्टॉक, उनका आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो भी, और मतलब उसमें इन्वेस्ट कैसे करते हो उस चीज़ों में? देखो अगर आपको हाई ग्रोथ स्टॉक चाहिए तो बहुत सिंपल है उसको आइडेंटिफाई करना। आप कोई भी एक बढ़िया जो है बिजनेस चैनल लगा लीजिए, अच्छा, और उसके अंदर जो वो स्टॉक बताते हैं कि स्टॉक जो है रॉकेट होने वाला है अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में, हाँ, उस स्टॉक को बाय मत कीजिए, फिर क्या करें? फिर रॉकेट हो जाएगा। और गलती से आपने बाय कर लिया, फिर क्या होगा, फिर रॉकेट नीचे गिर जाएगी। हाँ, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। हाँ, जो करते हैं। बट अगर एक्चुअली अपने को ये देखना हो कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो फ्यूचर में बढ़िया करने वाले हैं, रॉकेट बनेंगे नहीं बनेंगे कहना बहुत डिफिकल्ट होता है, बढ़िया करने वाले हैं, तो मेरा सा मानना है कि सबसे पहले जो एक आम आदमी को देखना चाहिए, वो देखना चाहिए कि इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पिछले कई सालों से 15% से ऊपर होना चाहिए। ओके, ठीक है। कोई भी बिजनेस लगातार इतने कंपटीशन में अगर 15% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टेबल बिजनेस है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि कंसिस्टेंटली जो है कमा रहे हैं। ग्रोथ, एशियन पेंट से लीजिए, रिलायंस से लीजिए, ऐसी बहुत सारी और कंपनीज हैं जो कंसिस्टेंटली कमा रही। ठीक है, ठीक है। सेकंड, उनका कैश फ्लो पिछले कई सालों से पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब उनको हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। अगेन दिस कंपनी का नाम लिया, इन सबके कैश फ्लो पॉजिटिव, बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपने 2 चीजें देख ली, और थर्ड चीज आपने देख लिया कि इनकी जो पी रेशियो है, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसका मतलब ये होता है कि मुझे अगर साल का 6 रुपए अर्न करना है, एवरी में 100 रुपए लगा के 6 रुपए अर्न करता हूँ, तो मेरी क्या प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब मेरे को 6 रुपए कमाने के 100 रुपए पे करना। ठीक है। तो अगर किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो, पहली 2 क्वालिटीज पूरी हो गई, थर्ड अगर उनका प्राइस अर्निंग रेशियो आपको 20 से 25 के बीच में मिल जाता है, मोस्टली मिलता नहीं है, डिफिकल्ट होता है मिलना, क्योंकि ये रिनॉन कंपनीज हैं, लोगों का ट्रस्ट है, तो इनके पी मोस्टली महंगे रहते हैं। ठीक है। 40, 50, 60, 70, 100 रहते हैं। अगर आपको किसी भी रीजन की वजह से 20 से 25 के बीच में मिल जाता है, तो ये सब बाय कर सकते हैं। इट विल बी ए गुड बैट। मुझे किसी ने, जैसे आपसे मैं मिला, ऐसे ही आप जैसे एक बहुत सज्जन और ज्ञानी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि कंपनीज में इन्वेस्ट करते टाइम जो चीज़ें आपने बताई वो तो ठीक है, उसके अलावा जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनका बैकग्राउंड भी जरूर चेक करो। बहुत जरूरी है। ये सही बात है सर देखिए क्या है, जब मैंने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पिछले कई सालों से 15% से ऊपर, पिछले कई साल मतलब मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स अगो। ओके, तो बड़ी वो होगा तभी 15% से ऊपर, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे होंगे। सही बात है। जब सबकी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते अगर आपके सारे जो पॉइंटर है वो दुरुस्त नहीं है, मतलब कहीं पे कुछ अगर ऊपर नीचे है, तो अब लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। समझ गया। अच्छा सर, एक बड़ा क्वेश्चन है, जैसे हमें सीए बनना है, तो सीए के लिए बहुत सारे फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के लिए देयर मैनी मेडिकल इंस्टीट्यूट है। लॉयर बनना है, देयर मैनी इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आपको जैसे स्टॉक एक्सपर्ट बनना है, तो ऐसी कोई क्लासेस या ऐसे इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं मार्केट में? सर ये डिपेंड करता है कि आपको जो एक्सपर्ट बनना है, आपका उसके पीछे रीज़न क्या है। ऐसा मानते हैं, सपोज मानते हैं कि मुझे किसी कंपनी के अंदर जॉब करनी है एज एन रिसर्च एनालिस्ट, उसके लिए डिफरेंट कोर्सेज है, आप कर सकते हो। सपोज CFA इज ए कोर्स, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो आपको सिखाते हैं उसके अंदर क्या है, क्या फाइनेंशियल्स को कैसे एनालाइज करो,
ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, या आप खाली अपने लिए आप सीखना चाहते हो कि मेरे को ट्रेडिंग अच्छे से करनी है। हाँ हाँ। तो सेबी के बहुत सारे कोर्स है, NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, तो वो आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स। ऑन डिफरेंट। आपको फ्यूचर सीखना है, आपको ऑप्शन सीखना है, आपको इक्विटी मार्केट सीखनी है, आपको और कुछ चीज़ सीखनी है। तो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। समझ गए। उस पर्पस के हिसाब से देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट जो आपको कुछ टॉपिक के हिसाब से, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको तैयार करें। तो जैसे आपने बताया कि सेबी के खुद के कोर्स हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही होंगे वो, तो उससे आप सीख सकते हो। जैसे आपको बोला कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस, किसी को अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको बनना है और एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्लाइंट से फीस लेके आपको पैसे अर्न करनी, तो आपको क्या करना है, सेबी का एक कोर्स है NISM का, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का। आपको कोर्स करने हैं, उसके बाद आपको सेबी को अप्लाई करना है कि मैंने ये कोर्स कर लिया, मेरा सर्टिफिकेट दो, मुझे वो सर्टिफिकेट दे दो। उसके बाद यू कैन अर्न एज एन प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। समझ गया समझ गया। आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है कि आपको इक्विटी रिसर्च के अंदर जाना है, अगेन सेबी का कोर्स है रिसर्च एनालिस्ट का। सर एक बात बताइए, अब जैसे आपने पहले आप सीए पहले बने, सीए बनने के बाद आप स्टॉक्स में और इसमें इन्वेस्टमेंट में आए, तो आपको क्या पर्सनल लेवल पे कभी ऐसा फील हुआ कि हाँ मैं सीए और ये दोनों चीज़ें एक साथ करी तो मुझे इस चीज़ का बेनिफिट हुआ, मतलब सीधा मैं नहीं आया इस फील्ड के अंदर? डू यू रियली थिंक सो? सब बिल्कुल बिल्कुल एज है। आज बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बैलेंस शीट को ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ, प्रॉफिट लॉस को ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ, कैश फ्लो को ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ, इंपॉर्टेंट रेशियोज को बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। समझ गया सब। तो मेरे लिए किसी बैलेंस शीट को एनालाइज करना ईजी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्वेश्चन ये कि अगर मैं सीए नहीं बना होता तो भी क्या अच्छा इन्वेस्टर होता है? यस, अगर मैं लॉन्ग टर्म हूँ, यानी कि मार्केट को मैं टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात में नहीं चाहता हूँ कि अभी मैंने 100 रुपए का लिया, मेरे को 2 घंटे में, मेरे को 2 दिन में इस पे 10 रुपए की कमाई आ जाए। मतलब मैं मार्केट को टाइम नहीं करता कि प्राइस मेरी एक्सपेक्टेशन की या कैलकुलेशन के हिसाब से बढ़े या ना बढ़े। मैं मार्केट को टाइम देता हूँ। मैंने आज अच्छी चीज़ ढूंढी, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया और उसको 10 सालों के लिए छोड़ दिया, तो पैसा बाय डिफॉल्ट बनना है। अगर मेरे को कम भी नॉलेज होगी तो भी पैसा बनना है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर किसी को कुछ नहीं पता, वो सिर्फ क्या करे, सेंसेक्स में पैसा डाल के छोड़ दे आज और 40 साल का वेट कर ले, तो पैसा बनेगा उसका। वो बड़े बुजुर्ग कह गए ना, सब्र का फल मीठा, वो हम हर चीज़ में अप्लाई हो जाती है। सर जैसे आप सीए बनने के बाद इन्वेस्टमेंट में आए, तो ऑब्वियस सी बात है आपने बहुत किताबें पढ़ी होंगी, तो कोई व्यूअर्स के लिए कोई एक ऐसी बुक जो सीए फील्ड या स्टॉक मार्केटिंग को दर्शाती हो और जिसको पढ़ने से उनका ज्ञान बढ़े, कोई ऐसी बुक आप सजेस्ट करोगे? एक बुक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, हम सब लोग बचपन से सुनते आए हैं, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो एक ऐसी बुक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। वो बुक आपको सिखाती है कि किस तरीके से कंपाउंडिंग आपके जीवन के अंदर क्या बदलाव कर सकती है। अच्छा। आपको एक मिडिल क्लास से, आपको एक पुअर क्लास से, आपको जीरो से किस तरीके से हीरो बना सकता है, ये वो बुक में बताती है। तो मेरे हिसाब से किसी को अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग समझनी है, इन्वेस्टिंग से वेल्थ कैसे बनती है, पैसा एक्चुअली में कैसे कमाया जाता है, और अपनी जनरेशन को कैसे तैयार करे कि वो लाइफ के अंदर हमेशा पैसों के लिए सेक्रीफाइस ना करे, तो मेरे हिसाब से जो बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इससे अच्छी कोई बुक नहीं। तो सर ये तो आपकी फेवरेट बुक है। कोई एक ऐसा फेवरेट बंदा जो स्टॉक मार्केट में, जिसको देख के आपने सीखा कि हाँ यार ये बंदे की में एज है, एक कोई एक आपको कभी याद? अगर मैं बात करूं तो मेरे को जो है वॉरेन बफेट सर जो है बहुत बहुत प्रभावित करते हैं, जिनके बारे में बहुत डीपली मैंने पढ़ा और डीपली स्टडी किया, और वहीं से मैंने सीखा कि अगर आपको पैसा जो है लॉन्ग टर्म पैसा बनाना है तो आपको जो है लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप गेस करके या ट्रेड करके जो है बहुत लंबी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। वॉरेन बफे, वो उनकी तो कोट्स ही अपने आप में इतनी इंस्पिरेशन होती हैं। उन्होंने, उनका एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि पैसा एक ऐसी चीज़ है उसको कभी रेस्ट नहीं करने देना चाहिए, जो बहुत मुझे पढ़ के ही इतना इंस्पिरेशन मिला था कि आज सही बात बोली जब हमने अपना बिजनेस शुरू किया था उस टाइम पे। और कंपाउंडिंग की सर ये पावर है कि वॉरेन बफेट साहब ने अपना सारा पैसा जोड़ा, जो मेन पैसा उन्होंने कमाया वो 60 ईयर की एज के बाद कमाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा थोड़ा पैसा रहा होगा, फिर वो कंपाउंड होते 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 नई वेल्थ जो है उनकी
अब जाके जो 60 ईयर की एज के बाद जाके बनी, और अगर आज हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज की जीडीपी से ऊपर उनकी वेल्थ है। बिल्कुल सर, बहुत सारी कंट्रीज, क्या ऑलमोस्ट जितना मीडिया है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें हर मीडिया कंपनी में उनका एक बहुत मोटा शेयर है। आई थिंक बहुत सारे चैनल्स में अननोइंगली वो है प्रेजेंट। अच्छा सर, एक बात और बताइए, अभी पिछले, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 6-7 साल से ना एक शब्द अचानक से मार्केट में निकल के आया, क्रिप्टो करेंसी, और बहुत सारी कंट्रियां उसको लीगलाइज्ड भी कर चुकी हैं। कुछ कंट्रियों में तो आप क्रिप्टो से कई चीज़ें, प्रॉपर्टी भी बाय कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली। हिंदुस्तान में उसका क्या भविष्य होगा वो आप ही बता सकते हैं, पर क्या क्रिप्टो का भविष्य होगा, पहला क्वेश्चन, और क्या क्रिप्टो सेफ है, ये दूसरा क्वेश्चन। ये इसको सर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने जो है आपको एक प्लेन A4 साइज का पेपर दिया और मैंने कहा सर ये पेपर जो है 10,000 का है, और आपकी बेचने की स्किल्स अच्छी थी तो आपने उस पेपर को जो है 1 लाख का बेच दिया। किसी ने उस पेपर को जो है 2 लाख का बेच दिया, और किसी ने उस पेपर को आगे 5 लाख का बेच दिया, अपनी अपनी स्किल्स के हिसाब से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो पेपर 5 लाख का हो गया? क्या नहीं हुआ, हो गया या नहीं हुआ? मेरे हिसाब से तो। अब जो क्वेश्चन है आपका, हाँ हो गया 5 लाख का वो पेपर, तो नहीं हुआ सर। वो पेपर जो है अभी भी पीस ऑफ पेपर ही है। नहीं, पर उसकी वैल्यू बना हो गई, तो वो पेपर की वैल्यू। किसी ने उसके लिए 5 लाख पे कर दिए, इस कारण से उसकी वैल्यू अगर हम 5 लाख मानते हैं तो मेरे ख्याल से यही एक गड़बड़ है क्रिप्टो करेंसी के साथ। नहीं, अब जैसे सर आपने बड़ा सही बात बोली, आर्ट है, MF हुसैन साहब ने एक पेंटिंग कर दी, उस पेंटिंग की एक्चुअल वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, पर आर्ट की और उसकी सिस्टम की, उनकी कला की वैल्यू है। एब्सोल्युटली। तो ऐसे ही जिसने बेची उसके आर्ट की वैल्यू तो मानी जाएगी ना। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है सर वो आर्ट वाली बात भी नहीं है। अच्छा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको प्लेन पेपर दिया है, अगर उसमें पेंटिंग बनी होती जो MF हुसैन साहब ने बनाई होती फिर तो बात ही अलग थी। बात ही अलग थी ये बात। फिर तो हो ही गई वैल्यू, फिर तो वैल्यू उसकी कोई है ही नहीं, मतलब जितनी आप लगा लो उतनी वैल्यू। ठीक है। क्यों? मुझे MF हुसैन साहब पसंद है, उनकी वो पेंटिंग में 1 लाख करोड़ की भी ले सकता हूँ मान लो, तो उसकी उतनी वैल्यू है। बट मैंने तो आपको प्लेन पेपर दिया था, कुछ बना हुआ ही नहीं था उसके ऊपर। आज से प्लेन पेपर मानते हैं मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है जो 1 रुपए का अवेलेबल है, मतलब क्या उसकी वैल्यू? हाँ, यस। तो मेरा ऐसा मानना है सर, कोई भी ऐसा एसेट क्लास, अभी हम बात कर रहे थे CAGR की, हाँ, CAGR मिलेगी आपको तब सर जब उसके पीछे कोई बैक्ड एसेट होगी। आज आप गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट करते हो, उसकी बैक क्या है? गोल्ड। आज आप सिल्वर ETF में पैसा डालते हो, उसकी बैक क्या है? सिल्वर। आज आप निफ्टी 50 में पैसा डालते हो, उसकी बैक क्या है? टॉप 50 इंडिया की कंपनी जो मेजर GDP कंट्रीब्यूटर है। आज आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालते हो, उसकी बैक क्या है? नो बैक। तो अगर मेरे को लॉन्ग टर्म कोई चीज इन्वेस्ट करनी होगी तो क्या मैं करूंगा? क्या मैं कभी भी नहीं करूंगा जिसकी कोई बैकिंग ही नहीं है। मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं सिल्वर में करता हूँ, मैं निफ्टी 50 में करता हूँ। मैं अगर गलत भी हुआ तो क्या होगा? होगा ये कि मेरे को 16% मिलना था साल का CAGR, मेरे को 10 मिला, मेरे को 8 मिला। अगर मैं क्रिप्टो में गलती से गलत हो गया तो मेरा पैसा ही 0 हो गया। तो मतलब पर्सनल लेवल पे आप एक हो गए, डोंट इन्वेस्ट इन। आज तक मैंने 1 रुपया ना खुद का इन्वेस्ट किया क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ना मैं किसी को एडवाइस करता हूँ, क्योंकि जो आज आपने स्टार्टिंग किया गैम्बलिंग, दिस इज एक्चुअली गैम्बलिंग। इफ यू आर लकी, आज से बहुत साल पहले, तकरीबन ये बात है अराउंड 12 या 13 की, 12 या 13 की बात है, बिटकॉइन जो है वो 62,000 का हुआ था। हाँ। टुडे इज नियरली 5 लाख रुपीज। हाँ। कभी मन में लालच नहीं आया कि 50 लाख का हो गया? कभी नहीं आया लालच। अच्छा, कभी नहीं आया। मेरा ऐसा मानना है सर कि वेल्थ जो है, वरुण बफे साहब बहुत बढ़िया बोलते हैं कि आप ऐसी एसेट क्लास में पैसा डालो जहां पे उस पैसे के 0 होने के चांसेस 0 हो। आपने गलती से अगर ऐसी जगह पैसा डाल दिया जहां पे वो पैसा आपका 0 हो सकता है और वो 0 हो गया, तो 0 को सर अगर आप 1 लाख से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। 0। अगर वो 1 रुपया भी बच रह गया और आपने इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख बनता है। 1 लाख। तो सबसे पहला इन्वेस्टिंग करते टाइम क्या इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सूरत में आपका वो पैसा रिटर्न ऊपर नीचे आया चलेगा, पैसा 0 ना होता। पैसा क्रिप्टो करेंसी जो है पैसा
जीरो करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। हो सकता है ये टेक्नोलॉजी जो है अगले 5 साल में बहुत बेहतरीन करे और ये 5 लाख की चीज कल को 5 करोड़ की बिक रही हो, पॉसिबल है। क्या वी आर लिविंग इन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, क्या मालूम कुछ ऐसे रेगुलेशंस आ जाए जिससे इनकी, जैसे आपने बताया, एक आधार बन जाए, कुछ कोर और बन जाए। बीइंग ए वॉरेन बफे फॉलोअर, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कितनी ही लुक्रेटिव हो, बट अगर वहां पे पैसा जीरो होने का चांसेस अगर 1% भी है तो आई विल स्टे फ्रॉम दैट ऑप्शन। मैं उससे दूर रहना पसंद करता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गया सर। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो आई थिंक हर एक इंसान जानना चाहता होगा, एज ए पेरेंट भी, एज ए इन्वेस्टर भी। एक, जैसे मान लीजिए मैं फादर हूँ, मेरे बच्चे पैदा हुए, तो आपने जैसे बिगिनिंग में बताया कि बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाए, तो आपके हिसाब से एक तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या एक एज होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए बच्चा 5 साल का हो या 4 साल का हो तो उनका एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल दिया जाए, ठीक है। और दूसरी, एक बच्चा जब पढ़ पढ़ के बड़ा हो जाता है तो 18 ईयर्स का जब वो हो जाता है तो क्या उसको छूट दे देनी चाहिए कि अब तेरा दिमाग इतना तेज है, तू इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दे अपने बिहाफ पे। देखिए सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी स्किल्स को रन करने के लिए, लर्न करने के लिए, किसी भी स्किल्स को लर्न करने के लिए जो एज है, जब बच्चा जो है टीन एज के अंदर होता है, जब वो 10 11 12 13 साल की एज के अंदर होता है, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है किसी भी नई स्किल्स को लर्न करने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्टॉक मार्केट है, ये जो इन्वेस्टिंग है, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये तो स्कूल के अंदर कंपलसरी करिकुलम का ही पार्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आज जो है बच्चों को हम हिस्ट्री सिखाते हैं जो बीत चुकी है, हाँ उसको उसका फाइनेंस कैसे मैनेज करना है वो सिखाते ही नहीं है। हाँ, दैट इज द ओनली रीजन कि अच्छी अच्छी डिग्री लिए हुए लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत पुअर होते हैं। उसी पुअर होने की वजह से पूरी जिंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। वैसे सर आपको मालूम है कोई ऐसी कंट्री हो जहाँ पे ये सिखाया पढ़ाया जा रहा हो? मेरे को सर इस बारे में कभी स्टडी किया नहीं, तो मेरी जो नॉलेज है इस बारे बड़ी में इंटरेस्ट आपने पर बातों बातों में बड़ी सही बात बोली कि करिकुलम होना चाहिए, क्यों नहीं रखते पता नहीं। चाहिए। मैं कहता हूँ सर, आज बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो बाई क्वालिफिकेशन के प्रोफेशनल्स भी हैं, वो भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं सर। रीजन को फाइनेंशियल प्लानिंग पता ही नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग आती ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब सेबी ऐसा मानता होगा कि ये ट्रूथ है और बच्चों को अर्ली स्टेज में जो है इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग पता होनी चाहिए, इसीलिए सेबी ये अलाउ करता है। ओके। सेबी फ्यूचर ऑप्शन अलाउ नहीं करता। तो सेबी क्या एज अलाउ करता है? सेबी कहता है कि आप अगर बिलो 18 ईयर हो, हाँ, तो भी आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी कि आप अपना डीमेट अकाउंट खोल के, ठीक है ठीक है, आप आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हो डिलीवरी बेस्ड, और उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। तो जो मैंने आपसे बात की कि अगर मुझे पहले से पता होता या मेरे फोर फादर्स को पता होता, आज मैं 43 के अराउंड हूँ और 39 ईयर्स बीएससी के हो गए, तो अगर उस टाइम पे अगर 1000 रुपये भी डाल दिए होते हमने, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दैट 1000 रुपीज। सही, बिल्कुल सही कहा। तो जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बात की कि लेट स्टार्टिंग, अगर हम बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज में सिखाना स्टार्ट कर देंगे, 7-8 साल में सिखाना स्टार्ट कर देंगे, और बहुत इजी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक वो 18 होंगे, एक तो अच्छी वेल्थ लेके बैठे होंगे, सेकंड वो जो नॉलेज लेके बैठे होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो पूरी लाइफ उनको फाइनेंशियली मजबूत रखेगा। सर एक छोटा, फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करेगी। एक छोटा सा और इसमें टेक्निकलिटीज है। मान लीजिए एक बच्चे का अकाउंट खुला, डीमैट अकाउंट, और जैसे आपने शुरू में ही बताया कि उसको सबसे सेफ है कि नेफ्ट पे जो 50 कंपनी है ग्रोस जीडीपी में डालता रहे, उसकी लिस्ट हमें मिल जाएगी। तो जो वो बच्चा है, जब तक वो 18 साल का होगा, जब तक वो मेच्योर होगा, मान लीजिए उसके उस अकाउंट में इनकम आनी शुरू होगी, तो वो टैक्सेबल होती है। जब तक कोई भी बच्चा माइनर है यानी बिलो 18 है, सबसे पहले तो स्टॉक बाय कर रहा है, या फिर उसने निफ्टी बाय कर लिया, या फिर उसने आईपीओ के अंदर शेयर अप्लाई कर दिया, उन सारे केसेस में क्या है, उसने बाइंग की है, परचेजिंग की है, लेकिन उसने जो है कुछ भी सेल नहीं किया। कुछ भी सेल नहीं किया तो कोई भी इनकम नहीं। अच्छा। कोई भी इनकम नहीं है तो कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं। तो जो बाइंग किया ऑब्वियसली उसने माँ बाप के पैसों से करी है, तो वो तो लायबल है। मैं इसका दूसरे तरीके से बोलता हूँ। मैं हाँ। सपोज मान लो आई एम 1 year old, आज से 42 ईयर पहले मैं 1 साल का रहा हूँगा,
तो मेरे पापा ने प्लान किया कि यार पार्टी करनी है बढ़िया सी, इस मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है और उसमें पार्टी में, तो मम्मी ने पूछा कितने का बजट है, तो पापा ने कहा 1 लाख तक खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वो 1 लाख पार्टी में खर्च ना करके आज से 40 साल पहले हमने सेंसेक्स में डाल दिए होते, कहाँ के कहाँ होते हो। तो मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ कि एक तो जीवन जीने का तरीका क्या है कि आई शुड बी, मैं शो ऑफ में पैसे खर्च कर सकता हूँ। मेरे बेटे का बर्थडे था, मैंने 5 लाख पे खर्च कर दिया, ग्रैंड एंजॉय किया, ग्रैंड लोगों को पार्टी दी, और इधर नेक्स्ट ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता, इसलिए मैंने पार्टी में 5 लाख खर्च किए। अगर मेरे को थोड़ा सा आता होता तो मैं हो सकता कि पार्टी में 50,000 खर्च करता, और मैं होता मैं तो बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। मैं 5 लाख रुपए का सेंसेक्स खरीदता है और उसके नाम पे छोड़ देता, माइनर का अकाउंट खोलता है, 5 लाख का सेंसेक्स खरीदता और छोड़ देता। रही बात पार्टी की, इसको बढ़िया होटल में जाके खाना खिला के ले आता। पर सर जैसे किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, माइनर की बात कर रहे हैं जैसे हम, तो वो उसका डीमैट अकाउंट खोल के किसी का भी बच्चे का, वो उसके अंदर अगर मंथली पैसा डालते रहे, और मैं बोलता हूँ ज़्यादा नहीं, 2,000 10,000 कुछ भी पॉसिबल है, वो करते रहे, तो सही कह रहे हो आप। तो 40 साल 30 साल का जब वो होगा, उसके पास अच्छी खासी वेल्थ होगी। मेरा बेटा था जब 5 इयर्स का था, आई ओपन हिज डीमेट अकाउंट, आई ओपन हिज म्यूचुअल फंड अकाउंट, एंड यू डोंट बिलीव उसका जो जेब खर्च है वो भी वो इन्वेस्ट करता है। एंड वेरी अर्ली स्टेज को कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो कोचिंग फॉर देता था, होम ट्यूशन ले लेता था, जो भी अर्निंग आती थी ही केप्ट इन्वेस्टिंग। वही ना सर, वो हैबिट्स को डाली मैंने 6 ईयर 7 ईयर से। जनरेशन चेंज हो गई ना, जैसे आप आए, आपने जैसे बताया। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उसने कितना पैसा जोड़ा सर, हाँ, नाउ ही इज 18 प्लस। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उसने 6 साल से 18 साल तक का जब वो हुआ उसने कितनी वेल्थ जोड़ी। इम्पोर्टेंट ये है सर कि एक जो माइंड सेट था एफडी 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 एफडी, बल्कि सेविंग का ही माइंड सेट नहीं था, एफडी तो बहुत दूर की बात है, उसका एक पैराडाइम शिफ्ट कराया मैंने। अब उसकी जो आगे आने वाली जनरेशन हैं वो अपनी फाइनेंसिस को बेटर समझेंगे और अर्ली स्टेज के अंदर उसकी प्लानिंग करेंगे। सर आपसे बातें करते करते ना वक्त का पता नहीं चला, ऑलमोस्ट हम 55 मिनट क्रॉस कर गए हैं। तो आई थिंक एक मेरा लास्ट और एक आपसे छोटा सा सवाल बचा है। अभी आने वाला जो फ्यूचर है उसमें जो हमारे फ्यूचर में इन्वेस्टर होने वाले हैं, स्पेशली बच्चे, किड्स, बिफोर एंडिंग द एपिसोड अगर उनको आप कोई वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई छोटा सा अगर टिप देना चाहें तो सर मेरे को बड़ी खुशी होगी। सर मेरा ऐसा मानना है कि बहुत छोटी छोटी दो बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिंग बेसिकली सर क्या है, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना अमाउंट डाल रहे हो, मे बी 100 रुपीज, इट्स अबाउट हैबिट। सही बात। आज मैं सुबह ही किसी किताब में पढ़ रहा था कि अगर आपका टारगेट है डेली 100 पुशअप मारने का तो आप मार सकते हो, आप 100 से स्टार्ट करोगे, बट होगा कि आप 3-4 दिन मारोगे, 5वें दिन मारोगे ही नहीं। क्योंकि बॉडी की एनर्जी फर्स्ट डे बहुत हाई होती है जब व्हेन यू आर मोटिवेटेड, जैसे जैसे दिन बीतते हैं क्या होता है, वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो आज ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आज आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो या आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, मे बी स्टार्ट फ्रॉम 100 रुपीज। सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं डेली का 1 पुशअप मारूंगा, अब क्या मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, मतलब मेरी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सुबह उठा 1 पुशअप मारा, काम खत्म। ऐसे डेली मैंने क्या किया, ग्रेजुअली एक हैबिट बना लिया। तो मैं 1 की हैबिट बना लूंगा तो मैं 10 भी मारूंगा और मैं 100 भी मारूंगा, बिकॉज इट्स बिकम पार्ट ऑफ माई हैबिट। करेक्ट। सेम उसी तरीके से इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट हैबिट। अगर मैंने एक बार हैबिट डाल लिया जाए वो 100 रुपए से है तो फिर मैं आगे में कर लूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इम्पोर्टेंट ये है सर कि आप अर्ली स्टार्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रहिए। तो सर होता क्या है, वी आर लिविंग इन ए डिजिटल वर्ल्ड। मैंने आज स्टार्ट किया, मैं 1 साल बाद जाके, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जाके देखता हूँ और मुझे दिखता है यार पैसा जुड़ ही नहीं रहा, जितना मैंने डाला था 10% ही ऊपर है। छोड़ नहीं करते, ब्रेक इट, उस पैसे को निकालो, पार्टी करते। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रहना। तो ये 2 चीज अगर फॉलो कर लेंगे सर तो नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रिएट न्यूमेरियस वेल्थ। सर एक छोटी सी टिप में और ऐड ऑन कर दीजिए इसमें। जैसे आपने बताया कि जो भी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब एक इंसान, बच्चे का ही एग्जांपल है, अभी 500 रुपये डाले तो आप ये कह रहे हैं कि वो मंथली डालता रहे, पर एक ही कंपनी में डालता रहे या अलग अलग कंपनियों में डाले? टॉप 50 कंपनी का एक बंच है जिसको निफ्टी 50 हम लोग नाम देते हैं। हाँ। जब आप 100 रुपये भी, आप चाहो तो 100 रुपये भी डाल सकते हो, आप चाहो तो 500 भी डाल सकते हो, आप चाहो तो 1000 भी डाल सकते हो। ठीक है। आप किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर लो। अगर 100 रुपये भी दोगे तो पैसा प्रोपोर्शनेट होके उन 50 कंपनी के अंदर चला जाए। अच्छा, एक काइंड ऑफ एक
ग्रुप है, उस ग्रुप के पास वो पैसा चला जाएगा। तो आप 500 डालो, 100 डालो, वो कोई पचास में रिस्ट्रिक्शन, कोई यू विल गेट बेनिफिट बाय दिस 50 कंपनी ग्रोथ। इंपोर्ट बचे की बात क्या है, मान लो उन 50 में से कोई कंपनी जो अच्छा नहीं कर रही है, हाँ, वो बाई डिफॉल्ट बाहर निकल जाएगी, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना बीइंग इन्वेस्टर, और कोई और कंपनी जो अच्छा कर रही थी वो अंदर आ जाएगी। समझ गया वैसे तो। पर वो 50 हमेशा ग्रोथ वाली 50 वो 50 हमेशा इंटैक्ट रहेंगी, और आपकी वेल्थ अप्रोक्सीमेटली उसी CAGR से, सेक्शन फंड CAGR से आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, जैसा सर ने समझाया, विपिन सर ने, आई थिंक आज इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ कोर लेवल पे बातें बताई हैं, आई होप, मुझे ऐसा लगता है वो आपके काम आएंगी। इस एपिसोड से जुड़ी जितनी जानकारी और सर से जुड़ी जितनी जानकारी है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ये एपिसोड देखिए ज़रूर, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मैं सर को विदा करता हूँ। सर थैंक यू। सर थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। सर थैंक यू, आप आए, एंड आपने जो आज क्या बोलते हैं उसे, हमारे हिंदी विवरण में ज्ञान के जो हमारे चक्षु खोले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर जब भी इस एपिसोड के डलने के बाद जो भी हमारा ट्यूनिंग बैठे, एक बार मैं आपको ज़रूर दोबारा इनवाइट करूँगा, एक बार छोटी सी चाय आपके साथ। डेफिनेटली आई विल बी ऑनर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्पॉट।